सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ट्यूब हिंदी चैनल पर। पिछली वीडियो हमने देखा था व्यंजनों का वर्गीकरण, वहीं हमने देखा था व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। आज उससे आगे वाला पार्ट देखेंगे, एक अगला वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे कंपन के आधार पर, या हम बोल सकते हैं उसको घोष के आधार पर। तो देखते हैं हम अगला वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण में अब हम आधार पढ़ेंगे इसका। घोष, घोष का अर्थ क्या होता है? कंपन, गूंज। घोष के आधार पर जब हम घोष के आधार पर पढ़ते हैं, कंपन के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो हम इनको दो भागों में बांट लेते हैं। एक बांटते हैं घोष और एक बांटते हैं अघोष। तो हम बांट लेते हैं इसको। पहला भाग है इसका अघोष, अघोष। दूसरा है आपका घोष, या इसी को बोल देते हैं हम सघोष। अब हम इसको क्या कर सकते हैं? अधन घोष, और इसको क्या कर सकते हैं? सधन घोष। अगर किसी चीज का हमको अर्थ निकालना है तो समान वाली चीज से कभी अर्थ नहीं निकाला जा सकता। तो मैंने घोष को तो एक बारी के लिए छोड़ दिया। अब घोष का अर्थ क्या है यहाँ पे? कंपन। तो आ का मतलब जहां आ उपसर्ग के रूप में मिलता है तो उसका अर्थ आता है नहीं के रूप में। तो नहीं प्लस कंपन। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? स का जब उपसर्ग के रूप में आता है तो वो होता है सहित के रूप में। सहित या बोल देते हैं इसी को हम साथ। और घोष का अर्थ क्या है हमारा? कंपन। तो अब यहां से क्या तात्पर्य निकल रहा है कि ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय कंपन नहीं होता है वो क्या बोले जाते हैं? अघोष। और ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय कंपन होता है तो उनको क्या बोल देते हैं हम? सघोष, या इसी को क्या बोल देते हैं हम? घोष। अब प्रश्न ये बनता है कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है और अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहां पे हम इनकी संख्या देख लेते हैं। संख्या तो प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ड। हमने बीती वीडियो में ये देखा था कि वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं। वहां पे हमने देखा था वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग देखे थे: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड हमने देखे थे। तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ग। का वर्ग का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ऐसे हम पा वर्ग तक देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे प्रत्येक वर्ग में 1 और 2 वर्ड हैं तो इनका कितना हो जाएगा? टोटल 5 वर्ग होते हैं तो 10 वर्ड तो ये हो जाएंगे हमारे। और इसमें आ जाएगा हमारा ऊष्म वर्ड। हमने देखा था ऊष्म वर्ड, हमने पिछली वीडियो में देखा था स, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार। और उसमें हमने एक हा और देखा था, जिसमें हम देखेंगे इसमें ऊष्म में से क्या आ जाएगा? तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार। ऊष्म वर्ड में से हम ह को इसमें काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ह हमारा जाता है आपका सघोष वर्ड में। तो अब 3 वर्ड ये हो जाएंगे। तो अगर कुल वर्ड देखे जाएंगे आपके, कुल वर्ड देखे जाएंगे तो 10 और 3 13। तो 13 वर्ड हमारे कैसे हो जाते हैं? अघोष वर्ड हो जाते हैं। वहीं सघोष को देखेंगे अब हम। अब हमारा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड हमारा अघोष का है। तो सीधी सी बात है, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड कौन सा हो जाएगा? हमारा सघोष का हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ड। अब एक वर्ग में 3 आ गए तो वर्ग हमने देखे थे कितने थे हमारे? 5। तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे हमारे कुल वर्ग? 15। अब और क्या देखेंगे हम? एक हमारा ऊष्म में से रह गया है हाँ। तो एक हमारा कौन सा है? ऊष्म। ऊष्म में हमारा कौन सा है? वो हाँ। अब इसके साथ और अन्य वर्ड भी है और इसमें आ जाएंगे आपके अंतस्थ,
अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमने पिछली वीडियो में देखा था, कितना था? 4। और वो कौन कौन से आपके? य, र, ल और व। ये आपके कौन से? अंतस्थ व्यंजन। और हमारे सघोष में क्या क्या आ सकता है? और सभी स्वर, सभी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो अब अगर कुल सघोष वर्ण पूछ लिया जाए, यहां पे मैं बता रहा हूं, कुल सघोष वर्ण कितने हो जाएंगे? हम देख लेते हैं। 15 हमारे वर्गीय व्यंजन वाले हो जाएंगे, 1 हमारा ऊष्म वाला हो जाएगा, 4 हमारे अंतस्थ हो जाएंगे और 11 हमारा स्वर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा 31 हमारा सघोष वर्ण आ जाएगा। तो हमने एक आधार पढ़ा घोष या कंपन के आधार पर, जिसको हमने 2 भागों में बांटा, अघोष और सघोष। सघोष को ही हम बोल देते हैं घोष, अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय कंपन नहीं होता है वो हमारे हो जाते हैं अघोष, और कंपन होता है वो कौन से हो जाते हैं? हमारे सघोष। अब प्रश्न बनता है, कंपन ऐसे कौन से वर्ण है जिनमें कंपन नहीं होता? संख्या कितनी है उनकी? तो पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, तो ये हमारे हो जाएंगे 10, और 3 हमारे ऊष्म वर्ण हो जाते हैं, जैसे तालव्य सकार, और आपका हो जाएगा मूर्धन्य सकार और एक दंत सकार। ये 3 सकार यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे? 13। अब हम देखते हैं सघोष वर्ग कितने हैं। तो जब हमारा पहला और दूसरा इसमें आ गया तो इसमें कौन कौन सा रहेगा? तीसरा, चौथा और 5वां वर्ग, और एक ऊष्म रह गया है जिसमें हम हा देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4, य, र, ल, व, और सभी स्वर 11। इन सभी को अगर हम टोटल देखते हैं, कुल करते हैं इनका, तो कितने निकल के आते हैं? 31 वर्ग। ये हमारे सबके सब कैसे वर्ग थे? सघोष वर्ग थे। अब एक अन्य वर्गीकरण पढ़ेंगे प्राणवायु के आधार पर, अर्थात मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, प्राणवायु के आधार पर जब हम प्राणवायु के आधार पर देखते हैं तो इसको भी हम 2 भागों में बांट लेते हैं। इसके भी हम कितने भाग करते हैं? 2 भाग कर लेते हैं। एक होता है अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। इसका वर्गीकरण क्या था? मुंह से निकलने वाली वायु के आधार पर। अर्थात अल्प प्राण का क्या मतलब? अल्प का मतलब होता है न्यूनतम, बहुत कम। जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से बहुत कम वायु निकलती है या नहीं के बराबर निकलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? अल्प प्राण। और महा का मतलब अधिक। तो जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से प्राण वायु अधिक मात्रा में निकलती है, उनको हम क्या बोल देते हैं? महाप्राण। तो अब इसको हम देखते हैं कितने हमारे कौन से वर्ण अल्प प्राण है, कितनी संख्या में है। तो इसकी संख्या देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग हमारा कैसा होता है? आपका अल्प प्राण। और हम देखते हैं आगे, सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है हमारी? 4। और जितने भी सभी स्वर होते हैं वो हमारे क्या माने जाते हैं? सभी स्वर। संख्या में हमारे कितने होते हैं? 11। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण हमारा क्या होता है? अल्प प्राण वर्ण होता है। वहीं सभी अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? हमारे अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या हो जाएंगे हमारे? ये भी हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो कुल अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, वर्णों की संख्या पूछी जाए तो कितना हो जाएगा? अब एक वर्ग में 3 वर्ण तो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे? 15 ये हो जाएंगे, 4 आपके अंतस्थ हो जाएंगे और 11 आपके कौन से हो जाएंगे? स्वर।
तो सभी कितने वर्ण हो जाएंगे? 30 वर्ण हमारे कैसे हो जाएंगे? अल्प प्राण। अब बात आती है महाप्राण वर्ण कितने होते हैं, तो अब इसका एक अलग से देख लेते हैं हम। तो जब पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण है तो वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ग। अब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होगा? हमारा महाप्राण होगा। और कौन से हमारे महाप्राण वर्ग होते हैं? सभी ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी थी हमारी? 4। तो अब हमारे यहाँ पे कुल कितने हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग में 2 है तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे? 10 और 4 बराबर 14। 14 वर्ग हमारे कैसे हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। देखिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमने देखा था घोष या अघोष के आधार पर देखा था, तो जितने भी सभी स्वर थे हमारे सबके सब सघोष में गए थे। और वहीं जब हम अल्प प्राण और महाप्राण का जब वर्गीकरण पढ़ते हैं तो सभी स्वर किस में आएंगे? हमारे अल्प प्राण में आएंगे। ऐसे ही अंतस्थ व्यंजन हमारे सघोष में गए थे। अब इस आधार पर प्राणवायु के आधार पर पढ़ते हैं तो अल्प प्राण में आते हैं। अब व्यंजनों के वर्गीकरण में एक अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। 2 वर्ड पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं हम उच्चारण और एक पढ़ते हैं हम उच्चारण स्थान। तो दोनों ही अलग हैं, दोनों के हिसाब से हम अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे। उच्चारण माने बोलना, और उच्चारण स्थान मतलब जिस स्थान से बोलते हैं, जिस जगह से बोलते हैं, वो हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। हेडिंग बना सकते हैं हम, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं इसको? 8 प्रकार से बांट सकते हैं। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 हम डाल सकते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजन में क्या क्या आएगा आपका? इसमें आते हैं आपके 16 वर्ड। 16 वर्ड। अब वो 16 वर्ड कौन कौन से हैं? तो है आपका एक क वर्ग, ट वर्ग, और आएगा आपका त वर्ग, और आ जाएगा आपका प वर्ग। के प्रारंभ के 4 वर्ड हम देखेंगे। हमने देखो वर्गीय व्यंजन पहले पढ़ चुके हैं। यदि जिस किसी ने हमारा वर्गीय व्यंजन वाला वीडियो नहीं पढ़ा है तो वो राइट कॉर्नर में जाके आई बटन पे क्लिक करके हमारा वहां से एक वीडियो लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकता है, तो जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो हमने देखा था वर्गीय व्यंजन हमने 5 प्रकार से बांटा था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में हम च वर्ग को नहीं काउंट करते हैं, केवल किसको करते हैं? क वर्ग को, ट वर्ग को, त वर्ग को और प वर्ग को। वो भी हमने क्या बोला? प्रारंभ के 4 वर्ड। अंतिम वर्ड हमको इसमें से नहीं लेना है। तो ये वाले हमारे कौन से बोले जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन। अब दूसरा वर्गीकरण देखेंगे हम इसी में 8 प्रकार में। अब आएगा आपका संघर्षी। संघर्षी को ही हम क्या बोल देते हैं? ऊष्म। इतनी इनकी संख्या कितनी थी हमारी? 4। और वो 4 कौन कौन से थे हमारे? प्रारंभ सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और ह। ये हमारा संघर्षी ऊष्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, इन दोनों को मिला के बना दे सकते हैं हम स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 4। अब ये वाले कौन से हैं? देखिए
हमको एक बात याद रखना है, जो वर्गीय व्यंजन थे हमने देखा था 25 वर्ण थे, का से लेके मां तक के। उनमें से का वर्ग के, टा वर्ग के, ता वर्ग के और पा वर्ग के प्रारंभ के 4-4 वर्ण हमारे स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। अर्थात जब इन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो ये मुंह के किसी न किसी भाग को थोड़ा सा स्पर्श करते हैं। वहीं जब स्पर्शी संघर्षी व्यंजन देखेंगे तो अब कौन सा वर्ण रह गया हमारा, इसमें च वर्ग, च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण। जब च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण देखे जाते हैं तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो हमारी प्राणवायु है ना, वो संघर्ष के साथ साथ स्पर्श होके भी निकलती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोल देते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका संघर्षहीन। संघर्षहीन में हमने पहले देखा था 2 ही वर्ण आते हैं, और वो 2 वर्ण कौन से हैं आपके, य और व, जिन्हें हमने किस नाम से जाना था, अर्धस्वर के नाम से जाना था। अर्थात जो ये वाले वर्ण है ना, य और व, इनका उच्चारण करते हैं तो ये स्वतंत्र मात्रा से उच्चारित हो जाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अगला 5वां देखेंगे हम प्रकंपित। प्रकंपित बोल दो या इसी को बोल देते हैं लुंठित। लुंठित वर्ण, ये संख्या में हमारा कितना होता है, 1 होता है, और ये होता कौन सा है, र। प्रकंपित का अर्थ क्या है, जब हम र वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी प्राणवायु है ना, वो पूरे मुख में रगड़ती रहती है, गूंजती रहती है, टकराती रहती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, प्रकंपित बोल देते हैं। इधर उधर टकराती रहती है हमारी प्राणवायु। अब अगला भाग देखेंगे पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्व मतलब क्या होता है, बगल। ऐसा कौन सा वर्ण है हमारी पूरी वर्णमाला में जिसका उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे मूर्धा को टच करती है, और जो हमारी प्राणवायु है ना, वो हमारे बगल से होकर निकलती है। तो केवल एक ही वर्ड है, वो हमारा ल। तो हमारा पार्श्विक हमारा क्या हो जाएगा, ल। ल का उच्चारण करते समय जो प्राणवायु है ना, वो जीभ के किनारों से होकर निकलती है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पार्श्विक। अब एक है आपका ताड़नजात। ताड़नजात, इसका हम पहले भी वर्गीकरण कर चुके हैं। ताड़नजात बोल देते हैं या उच्छिप्त बोल देते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2, और है कौन से वो, अड़ और अड़। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं आपके, ताड़नजात। और एक अंतिम रह गया नासिक। अंतिम रहेगा आपका नासिक। नासिक, अब प्रत्येक वर्ग का हमने देखा 4-4 वर्ण हमने ले लिए, तो जो प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर है, 5वां वर्ण है, वो हमारा क्या बोला जाता है, नासिक। तो इन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण। इस प्रकार से हमने देखा उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। 8 भागों में हमने पढ़ा इसका। पहला आ रहा था स्पर्शी व्यंजन, 16 थे, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें च वर्ग को हम सम्मिलित नहीं करेंगे, और वो भी इन वर्गों के प्रथम 4-4 वर्ण हम इनको लेते हैं। दूसरा है हमारा संघर्षी ऊष्म। इन वर्णों की संख्या कितनी थी हमारी, 4। तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और ह। अब देखते हैं हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जो हमने एक वर्ग रह गया था हमारा च वर्ग, तो च वर्ग के प्रारंभ के 4 वर्ण किसमें आ जाते हैं, हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन में। नेक्स्ट वर्गीकरण है संघर्षहीन, अर्थात ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय कोई हमारा अवरोध नहीं होता, वो क्या हो जाता है हमारा संघर्षहीन। और वो हमारे 2, य और व, इनको हमने अर्धस्वर के नाम से भी जाना था। अब आता है नेक्स्ट प्रकंपित, इसी को बोल देते हैं लुंठित वर्ण। ये संख्या में 1 होता है और होता है वो र। नेक्स्ट पार्श्विक ल, ये भी हमारी संख्या में कितना होता है, 1 ही होता है। ताड़नजात या इसी को बोल देते हैं उत्क्षिप्त, तो इनकी संख्या होती है 2, अढ़ और अढ़। और अंतिम है आपका नासिक, जो संख्या में कितने होते हैं, 5। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का
5वां वर्ग कौन सा होता है हमारा, नासिक के। इस प्रकार हमने उच्चारण के आधार पर पूरा का पूरा वर्गीकरण देख चुके। अब अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। अभी हमने देखा था उच्चारण के आधार पर, अब देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको हमने किस नाम से जाना था, भाषा। पहली वीडियो हमने क्या देखा था कि भाषा क्या होती है, किसी भी व्यक्ति के हृदय में जो विचार उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, उनको हमने किस नाम से जाना था, भाषा के नाम से। अब विचार सबसे पहले आते कहां पे, वो हमारे कंठ पर, कंठ के बाद वो जाते हैं आपके तालु पे, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ये एक पूरा का पूरा क्रम होता है। अब इस चित्र के माध्यम से कुछ समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे मान के चलिए हमारे क्या है, ओष्ठ, सबसे बाहरी हिस्सा क्या होता है हमारा, ओष्ठ। ओष्ठ, अब ओष्ठ के अंदर जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे दांत। क्या आ जाते हैं, ओष्ठ से नीचे की संरचना क्या होती है, हमारी दांत। अब दांत हमारे जिस अंग से जुड़े होते हैं उसको हम बोल देते हैं मसूड़े। क्या बोल देते हैं हम, मसूड़े, या इसी को हम बोल देते हैं मूर्धा। अब हमको पता भी नहीं चल पाता कि मूर्धा और मसूड़े से हमारा क्या तालु प्रारंभ हो जाता है। ये तालु है आपका, ये आपका नासिका क्षेत्र, ये आपका काकल, ये आपका क्या हो जाता है, तालु, ये आपका काकल। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये मान के चलिए हमारा हृदय, मन। यहां से हमारे जो भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे कहां जाते हैं, सबसे पहले हमारे जाते हैं इस भाग पे, जिसको हम बोलते हैं कंठ। ये हमारा क्या है, आपका कंठ। कंठ, प्रारंभ में हमारा कोई भी विचार सबसे पहले कहां जाएगा, हमारा कंठ पर। अब उसके बाद वो विचार उसके बाद जाएगा तालु पर। तो दूसरा भाग आ जाता है आपका तालु। अब तालु के बाद तीसरा नंबर किसका आ जाएगा, आपका मूर्धा। अब वो विचार किस पे जाएगा, हमारा मूर्धा पे। चौथा हमारा दांत, और पांचवा हमारा अंतिम भाग रह जाता है ओष्ठ। तो कोई भी विचार अगर हम क्रम से देखें तो सबसे पहले कंठ पे जाता है, फिर कंठ के बाद वो तालु पे जाता है, तालु के बाद इसको अगर मैं नंबरिंग करना चाहूं तो सबसे पहले 1 पे कंठ, 2 पे तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दांत, दांत के बाद ओष्ठ। ऐसे करके कोई भी ध्वनि हमारे मुंह से बाहर हो जाती है। तो अगर मैं इसका क्रम देखना चाहूं तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, हमारा कंठ। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, हमारा तालु। नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, हमारा मूर्धा। नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, हमारा दांत। और नंबर 5 पे हमारा क्या हो जाएगा, ओष्ठ। अब ये हमारे क्या है, एक तरीके से अंग है। जिस प्रकार भारत में रहने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है, भारतीय। भारतीय, इसमें हमने क्या किया, भारत में ये प्रत्यय जोड़ के हमने क्या बना दिया, भारतीय। इसी हिसाब से हम इसमें कंठ में अगर मैं यह प्रत्यय जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, हमारा कंठ। कंठ, इसका क्या बन जाएगा, तालव्य। इसका बन जाएगा मूर्धन्य। इसका बन जाएगा दंत। और अंतिम ओष्ठ का बन जाएगा ओष्ठ। अब ये हमारे क्या है, उच्चारण स्थान है। कैसे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ। क्योंकि हमारा वर्गीकरण क्या था, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो अब हम इनको क्रम से देखते हैं। अब हेडिंग बना लेते हैं हम, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वर्ण। वर्ण से मतलब क्या होता है, वर्ण का मतलब है यहाँ पे स्वर प्लस व्यंजन। स्वर प्लस व्यंजन दोनों का वर्गीकरण देखेंगे। हम अकेला व्यंजन का नहीं देख रहे, किसका देख रहे हैं, स्वर और व्यंजन का। तो हम देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे लिख सकते हैं क्रम संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ण, और वर्ण में क्या आएगा, हमारा स्वर और प्लस व्यंजन।
इसके बाद आएगा उच्चारण स्थान, और उसका फिर देखेंगे हम नाम क्या बनता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ड क्या थे हमारे। तो अगर मैं यहाँ पे एक कोने में सबको लिखना चाहूं तो हमारा स्वर पहले क्या था, अ आ इ दीर्घी उ दीर्घु रि ए दीर्घे ओ और दीर्घु। ये हमारे 11 क्या थे, स्वर। वहीं 2 क्या थे हमारे, अयोग्य, और वो क्या था, अनुस्वार और विसर्ग। फिर हमने क्या देखा, वर्गीय व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, फिर आएगा हमारा त वर्ग, और अंत में आता हमारा प वर्ग। इसके बाद हमने देखा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हमने क्या देखा था, य, र, ल और व। इसके बाद हमने देखा था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म हमने देखा था तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और ह। अब अगर इन चीजों को एक तरीके से इनका वर्गीकरण देखा जाए तो क्रम संख्या मैंने बना दिया 1। तो अब मेरा वर्ड क्या, सबसे पहले मैं इसमें से एक पेड़ ले लूंगा, अ और दीर्घ का। तो मैंने ले लिया अ और दीर्घ। अब स्वर में से मैंने एक पेड़ ले लिया। अब इसमें से देखता हूं मैं अयोगवा में से, तो इसमें से मैंने ले लिया विसर्ग। तो मैंने क्या ले लिया, विसर्ग भी ले लिया। अब वर्गों वाली बात आती है, तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, इसमें से क वर्ग। क वर्ग। तो अब अ और दीर्घा स्वर में से ले लिया मैंने, अनुस्वार में उसमें से मैंने अयोगवा में से मैंने विसर्ग ले लिया, और वर्गीय व्यंजन में से मैंने क वर्ग ले लिया। अब ये सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कंठ। तो कंठ, इसका नाम क्या मैंने बताया था आपको, कंठ है। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्रमांक देखेंगे। अब तक मैंने क्या क्या ले लिया था, अवर्ग अ ले लिया मैंने। अब दूसरा पेड़ ले लूंगा मैं ई और दीर्घी वाला, ई दीर्घी वाला ले लिया मैंने। अब इसमें से मैंने क वर्ग ले चुका हूं, तो अब नंबर किसका आ जाएगा हमारा, च वर्ग का। च वर्ग का ले लिया। अब तक मैं क्या कर रहा था, केवल मैं स्वर में से ले लिया था और वर्ग में से ले लिया था, लेकिन न तो मैंने किसी अंतस्थ में से लिया था, न मैंने किसी ऊष्म में से लिया था। तो ये भी बोलेंगे कि हम में से भी किसी न किसी को लो। तो एक मैंने इसमें से ले लिया और एक मैंने इसमें से ले लिया। तो मैंने क्या ले लिया, ये तो मैंने अंतस्थ में से ले लिया, और तालव्य सकार मैंने किसमें से ले लिया, आपका ऊष्म में से ले लिया। तो अभी इसका उच्चारण स्थान मैंने कहां देखा था, दूसरे नंबर पे तालु। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, तालव्य। अब अगला देखेंगे हम तीसरा, ये वाला पेड़ हो गया, ये वाला पेड़ हो गया। ये वाला पेड़ हमने देखा था, तीसरा स्थान हमारा आता है मूर्धा का। लेकिन जब हमने वृत्ताकार और अवृत्ताकार के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, तो ये वाला हमने देखा था ओष्ठ आकृति के आधार पर बांटा था। तो ये वाला पेड़ तो हमारा किस में जाएगा, ओष्ठ वाले में। तो अब नंबर किसका आ जाएगा हमारा, री वाले स्वर का। तो मैंने ले लिया री स्वर ले लिया इसमें से। अब कौन सा वर्ग आएगा आपका, ट वर्ग। तो मैंने ले लिया ट वर्ग। नंबर आ जाएगा अंतस्थ में से रा का, और उसमें में से आ जाएगा षटकोण सा का। तो अब ये वाले कौन से माने जाते हैं, मूर्धा वाले। मूर्धा, इसको मैंने किस नाम से दिया था, मूर्धन्य के नाम से। अब अगला देखेंगे हम, क्या क्या हो गया, कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा। अब नंबर आता है आपका दंत। अब हम देखते हैं, ये वाले हमारे पेड़ कोई हम नहीं देखेंगे। अब सबसे देखते हैं, एक मूल संस्कृत में हमारा बड़ा आता स्वर आता है लिर। ले सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में हमारा ये लिर नहीं होता है। चाहे तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ट वर्ग के बाद क्या आएगा, वो हमारा त वर्ग। तो अब हमने क्या लिख लिया, त वर्ग। त वर्ग लिख लिया। अब क्या रह गया इसमें, ल और स। तो मैंने क्या लिख लिया, ल और स। ये हमारे क्या थे, दंत। दंत, और दंत से क्या होता है हमारा, दंत। उच्चारण स्थान इसका दंत था, नाम क्या पड़ गया उसका, दंत। अब अगला देखते हैं हम, एक पेड़ हमारा क्या रह गया था, उ और दीर्घु वाला। तो मैंने लिख लिया उ और दीर्घु। अब वर्गीय व्यंजन में किसका नंबर आ जाएगा हमारा, प वर्ग का। तो मैंने लिख लिया प वर्ग। प वर्ग लिख लिया।
अब ये किससे बोले जा रहे थे, हमारे उच्चार स्थान क्या था इसका, ओष्ठ। अब क्या हो जाएगा इसका, ओष्ठ, ओष्ठ। लेकिन अभी हमने देखा सबके सब हमारे जो वर्ड है ना वो कंप्लीट नहीं हुए, पूरे नहीं हुए, तो अभी कुछ शेष रह गए। तो हम ये देखते हैं शेष रहे कौन कौन से गए। तो देखिए हमारा ये वाला पेड़ पूरा हो गया, ये वाला पूरा का पूरा, साथ साथ में मिटाता चल रहा हूँ। ये री वाला भी हो गया, ठीक है। और हमारा ये विसर्ग हो गया, क वर्ग हो गया, ये सबके सब वर्ग हमारे पूरे हो चुके हैं अभी तक। और हमारे अंतस्थ में ये कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमारे वर्ड कितने रह गए, हमारे ये संयुक्त वर्ड रह गए, हमारे जो संयुक्त स्वर पड़े थे 4 वो रह गए हैं, एक अनुस्वार रह गया है और अंतस्थ में व रह गया है और उसमें हमारा ह रह गया है। तो अब हम इनका उच्चार देखते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले इसमें से एक पेड़ ले लेते हैं हम, ए और दीर्घ को, ए और दीर्घ को। अब हम इसका देखते हैं उच्चार स्थान क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ए का निर्माण हुआ कैसे, ए का निर्माण हुआ कैसे। तो अ धन ई को अगर मैंने जोड़ दिया था तभी तो हमारा इसका निर्माण ए का हुआ था। तो अ हमारा किससे निकलता है, हमारा कंठ से, और ई हमारा किससे निकलता है, तालु से। तो अगर मैं ए का स्थान देखूं, जब अ धन ई मिलके हमारा क्या बन रहा है, ए, तो कंठ और तालु मिलके हमारा क्या बन जाएगा, ए। तो अगर ए का उच्चार स्थान देखना चाहता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, कंठ धन तालु। तो मैं लिख सकता हूं इसका कंठ धन तालु। तो अगर पूरा नाम देखा जाएगा तो क्या बन जाएगा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अब हमारा क्या आ जाएगा, ओ वाला। ओ का निर्माण कैसे हुआ था, हमारा ओ का निर्माण हुआ था अधन ऊ के हिसाब से। तो अब अ का हमारा कंठ, इसका उच्चारण क्या था हमारा, कंठ, और ऊ का हमारा क्या था, ओष्ठ। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो हम लिख सकते हैं, अब हम नेक्स्ट वर्गीकरण देख सकते हैं, 7वां, ओ और दीर्घ। तो इसका क्या हो जाएगा, कंठ धन ओष्ठ, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। अब ये भी हमारा पेयर पूरा पूरा हो गया। अब ये क्या रह गया, हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, 8वां देखते हैं, हुआ। इसका होता है दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, ये हो जाता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। और अंतिम रह गया आपका ह, 9वां रह गया आपका ह। इसका होता है स्वर यंत्र, उच्चार स्थान होता है इसका स्वर यंत्र, और इसका नाम हो जाता है अलजिह्वा। क्या हो जाता है आपका, अलजिह्वा। यहां से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ह को मूल व्याकरण में, ह को हम किस में मानते हैं, कंठ में मानते हैं। ह का उच्चार स्थान कहां मानते हैं, कंठ में। लेकिन हम हिंदी व्याकरण में ह का एक अलग से ही उच्चार स्थान होता है, इसका होता है स्वर यंत्र, या इसको बोल देते हैं अलजिह्वा। अलजिह्वा का मतलब क्या होता है, कंठ और काकल के बीच का स्थान, जिसको बोल देते हैं हम अलजिह्वा। और हमारा अंतिम रह गया हमारा ये अनुस्वार। तो हम अंतिम डाल देते हैं अनुस्वार। अब इसका उच्चार कहां से होता है, नासिका से। इसका उच्चारण करते हैं तो जब हमारी प्राणवायु नाक से होकर निकलती है, तो इसका नाम हो जाएगा नासिक, नासिक। इस प्रकार हमने टोटल अपना वर्णमाला का वर्गीकरण देखा उच्चार स्थान के आधार पर। प्रथम बार मैंने सभी स्वरों में से पहला पेड़ ले लिया मैंने, अ और दीर्घ का। एक विसर्ग ले लिया, वर्ग में से मैंने ले लिया क वर्ग, तो इसका उच्चार स्थान क्या था, कंठ। नाम क्या हो जाएगा इसका, कंठ। फिर मैंने आ और दीर्घ के बाद अगला पेड़ ले लिया, ई और दीर्घ वाला। अब का वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है, च वर्ग। और मैंने या में से अंतस्थ में से या ले लिया, और उसमें से मैंने सा ले लिया। तो ये क्या हो गया, तालु। नाम क्या बन जाएगा इसका, तालव्य। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ओ और दीर्घ, लेकिन वो हमारा ओष्ठ वर्गीकरण के आधार पर था। तो अब उसके बाद आएगा आपका री, री ले लिया। च वर्ग के बाद आएगा ट वर्ग, और र स, ये मूर्धा। तो इसका हमारा क्या हो जाता है, मूर्धन। अगला आएगा लिर। यदि आपको लिर लेना है तो ले लीजिए, ये मूल संस्कृत भाषा में चलता है, हिंदी भाषा में नहीं रहता।
तो लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा वर्ग में आ जाएगा हमारा तवर्ग, और अंतस्थ में से आ जाएगा ला, और उसमें से आ जाएगा दंत सपेरा। तो अब ये क्या हो जाएगा, दंत, नाम इसका क्या हो जाएगा, दंत। नेक्स्ट देखेंगे ऊ और दीर्घ ऊ, वर्ग कौन सा आ जाएगा हमारा, पवर्ग। ये इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, इसका नाम हो जाएगा ओष्ठ। अब देखेंगे हम ए और दीर्घ, क्योंकि हमने इसका निर्माण देख लिया किस किस से हुआ था, अ और ई से हुआ था, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कंठ धन तालु, कंठ तालब। ऐसे ही ओ का हमने देख लिया, इसका हो जाएगा कंठ धन ओष्ठ, कंठोष्ठ। वह होता है हमारा दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। और एक रह गया ह, ह होता है आपका स्वरयंत्र उच्चारण स्थान, और नाम हो जाता है इसका अलजिह्वा। और अंतिमता आपका अनुस्वार, जिसको हम बोल देते हैं अंग। अब इसका क्या है, नासिका से हमारा उच्चारण स्थान होता है, तो इसका नाम हो जाएगा नासिक। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।